नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ रिव्यू में। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच आर्थिक संबंधों का एक नया सवेरा हो चुका है। दिसंबर 2025 में दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता यानी कि एफटीए पर मुहर लगा दी है। यह समझौता सिर्फ व्यापार के बारे में ही नहीं बल्कि भरोसे और विकास की एक नई साझेदारी है, जहां न्यूजीलैंड ने भारत से आने वाले 100% उत्पादों पर आयात शुल्क पूरी तरह खत्म कर दिया है। वहीं भारत ने अपने बाजार के द्वार भी खोल दिए हैं। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं किस किस मुद्दे पे चर्चा करेंगे हम इस पूरे न्यूज़ के टॉपिक में। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यापारिक संरचना के बारे में कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में व्यापारिक संरचना कैसी है। दूसरा, हम बात करेंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में डेयरी से रिलेटेड जो भी संबंध या फिर जो भी समझौते किए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे यह जानने की कोशिश करेंगे, तीसरा बिंदु जो है हमारा वो भारत और उसके आसपास के रणनीतिक महत्व वाले क्षेत्रों जैसे रणनीतिक और भू राजनीतिक महत्व पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद में हम चौथे बिंदु पर बात करेंगे शिक्षा और प्रवासी भारतीयों पर। तो दोस्तों, ये अपना पूरा आज का न्यूज़ का पूरा एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारत की व्यापारिक संरचना कैसी है न्यूजीलैंड के साथ में। अगर हम बैलेंस ट्रेड या ट्रेड ऑफ बैलेंस की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच का जो व्यापार है वो लगभग 1 से 2 बिलियन तक है। हालांकि ये जो व्यापार है ये व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में नहीं न होकर के न्यूजीलैंड के पक्ष में है। व्यापार संतुलन होने या व्यापार का पक्ष में होने का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि हम उस देश से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये हमें ध्यान में रखनी है कि हमारा जो इंपोर्ट है वो न्यूजीलैंड से ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। तो इस वजह से हम ट्रेड डेफिसिट में आ जाते हैं, ट्रेड सरप्लस में नहीं आ पाते हैं। नेक्स्ट चीज़ है जो हमको ध्यान में रखना है वो ये कि हमारा जो आयात है वहाँ से इंपोर्ट है वो हम क्या क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट क्या है। तो इंपोर्ट दोस्तों हम वहाँ से लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद, ऊन, फल और फल में खास करके कीवी और डेयरी उत्पादों को हम इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट में अगर हम देखें तो फार्मास्यूटिकल, कीमती पत्थर, कपड़े और कीमती धातुएं ये हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरे मुद्दे पे आते हैं तो डेयरी का मुद्दा और संवेदनशीलता, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत पूरे दुनिया में सबसे बड़ा दूध का उत्पादक देश है, लेकिन भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि भारत में डेयरी का जो पूरा सिस्टम है वो एक आजीविका बेस्ड है, ना कि एक व्यवसाय बेस्ड हो। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा भारत के डेयरी सेक्टर के साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हम उसको एज अ बिजनेस न लेकर उसको एक जीविका का साधन मानते हैं। और भारत की लगभग 80 मिलियन जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, वो डेयरी पर ही निर्भर करती है। और न्यूजीलैंड जो है वहाँ वो एक डेयरी सरप्लस देश है, क्योंकि वहाँ पे डेयरी को एज अ बिजनेस लिया जाता है। और अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर भारत क्या करे कि डेयरी उत्पादों को खोल दे न्यूजीलैंड के बाज़ार के लिए, तो भारत के छोटे किसानों को बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी, उनके कमर टूट सकती है इस निर्णय से। तो इसीलिए भारत ने क्या किया है कि डेयरी प्रोडक्ट्स को उसने नेगेटिव लिस्ट में रख दिया है। अब ये दोस्तों नेगेटिव लिस्ट और पॉजिटिव लिस्ट क्या होती है तो हम इसे समझेंगे। नेगेटिव लिस्ट का मतलब कुल मिला के ऐसे पदार्थों या ऐसे गुड्स को रखना जो हम किसी देश से इंपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम उसको इंपोर्ट करेंगे तो वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को या हमारे देश के बाजार को बदल सकती है या उसको प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट है रणनीतिक और भू राजनीतिक महत्व। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो हिंद महासागर, जो कि इंडिया के नीचे पूरा ये हिंद महासागर ही है और ये हमारे स्ट्रेटजिक व्यू में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इंडो पैसिफिक रीजन, न्यूजीलैंड जो कि 5 आइज़ का हिस्सा है, जो कि एक खुफिया गठबंधन है, तो भारत के लिए न्यूजीलैंड के साथ मजबूत संबंध हिंद प्रशांत के क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम लोगों का पूरा मुद्दा ही रहता है कि चाइना जो है किसी भी प्रकार से अपनी हिंद प्रशांत में या हिंद महासागर में पूरी तरीके से अपनी पैठ न बना पाए, तो इस वजह से हमको इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। RCEP से तुलना अगर हम करें तो
भारत ने 2019 में एक रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की थी से हाथ खींच लिया था। क्यों? क्योंकि उसमें चीन भी था, न्यूजीलैंड था और ऑस्ट्रेलिया भी थे, सब के सब थे। इसीलिए उसमें भारत को ये भी डर था कि उसका जो डेयरी उत्पाद है, वो चीन का जो सामान है, वो ऐसा ना हो कि भारत में आके वो उनके भारत के बाज़ार को ख़राब कर दे। अब न्यूजीलैंड के साथ में जो द्विपक्षीय या बायलैटरल जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो भी समझौते हुए हैं, ये भारत की एहतियाती व्यापार नीति को दर्शाता है। तो कुल मिला के दोस्तों, हमारा मेन मुद्दा जो है वो ये है कि हम अगर न्यूजीलैंड से ट्रेड का एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो भी इस तरह से करें जो हमारे हित में ही हो। अब हम बात करते हैं शिक्षा और प्रवासी भारतीयों पर। न्यूजीलैंड में जो भारतीय हैं वो लगभग 2.5 लाख के आसपास भारतीय लोग रहते हैं। और अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा सेवाओं का जो निर्यात है वो न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। न्यूजीलैंड की इकॉनमी कहीं न कहीं शिक्षा के सर्विस में या शिक्षा सेवाओं के निर्यात में ज़्यादा डिपेंडेंट है। और भारत ये भी ध्यान देने वाली है कि भारत न्यूजीलैंड के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। तो ये हम लोगों के कुछ इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ से संबंधित बातें थी वो हम लोगों ने देख ली। सबसे पहले मैं अगर हम लोग इसको रिकैप करके देखना चाहें तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था ट्रेड के बारे में, दूसरे पे हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में बात किया था, डेयरी के बारे में, तीसरा हम लोगों ने बात किया था स्ट्रेटजिक, और चौथा हम लोगों का बात क्या हुआ, एजुकेशन पर। ये कुछ 4 महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पे हमारा ये पूरा एग्रीमेंट डिपेंडेंट था। इसके साथ ही दोस्तों ये कुछ मैंने मुख्य शब्दावलियाँ लिख लिखी हैं जो सामान्य रूप से लोगों को पता नहीं होती हैं, बट हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की। उत्पत्ति का नियम या रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम न्यूजीलैंड से कोई ट्रेड कर रहे हैं तो न्यूजीलैंड के रास्ते में कोई तीसरा देश जैसे चीन जैसा देश जो है वो अपना सामान भारत में न डंप कर दे, या फिर जैसे न्यूजीलैंड से मान लीजिए कोई सामान आ रहा है तो उसके थ्रू जो है चाइना न्यूजीलैंड को सेंड करे वही सामान, और वही सामान फिर हमारे भारत में आ जाए। तो ये थोड़ा इसको बोलते हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन। दूसरा है अर्ली हार्वेस्ट स्कीम। अर्ली हार्वेस्ट स्कीम का मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर हम किसी देश के साथ में एफटीए का एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उस एफटीए के एग्रीमेंट करने से ही पहले हम कुछ वस्तुओं पर को बैन कर दें या कुछ वस्तुओं को हम चुन लें कि हाँ इन पे हमको एग्रीमेंट नहीं करना है। तो पूर्ण एफटीए से पहले कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर टैरिफ कम करना, ये क्या कहलाता है? अर्ली हार्वेस्ट स्कीम कहलाता है। अगर भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध में देखें तो ऐसा हो चुका है। फिर है फाइटोसैनिटरी मेजर्स। ये क्या होते हैं दोस्तों? न्यूजीलैंड के कृषि उत्पादों के लिए भारत के कड़े मानक जो अक्सर व्यापार में बाधा बनते हैं। इसका मतलब क्या है? फाइटोसैनिटरी मेजर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए न्यूजीलैंड का कोई कृषि प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, वो अगर इंडिया में आ रहा है तो उसके लिए भारत ने क्या किया है कि कड़े मानक का प्रयोग कर लिया है। अब कड़े मानक के प्रयोग करने से क्या होगा कि वो लोग अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को भारत में कम बेचेंगे, या उनके स्टैंडर्ड अगर मीट करेंगे तभी वो आके इंडिया में बेचेंगे, अदरवाइज़ नहीं बेचेंगे। इससे क्या होगा? इससे भारत के जो लोकल मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होंगी उनकी मार्केट बरकरार रहेगी या बनी रहेगी। तो दोस्तों कैसे लगी आपको इन्फॉर्मेशन? ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।